Hello, my dear students. Let's start second part of manufacturing industries. In first part, we completed agro-based industry. In second part, we will complete mineral-based industries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में ही देख लेते हैं डीपली, इसके बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि इट इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन इट। कि जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है ये क्या है, मेन इंडस्ट्री है। सारी की सारी जो अदर इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती हैं, आयरन और स्टील के ऊपर डिपेंड होती हैं, तभी कुछ और चीज़ें इनसे बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या है, मेन मतलब कि रूट ही यही है एक तरह से कि मेन इंडस्ट्री आयरन और स्टील की ही होती है। देन इसके बाद बताया गया कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सारा का सारा हैवी और बल्की होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, भारी होता है। देन इसके बाद आपको बताया गया कि मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप है, छोटा नागपुर रीजन के अंदर ये सेटअप की गई हैं। क्यों सेटअप की गई हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट का आयरन और मिलता है हमें, मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है ना आयरन के लिए वो हमें छोटा नागपुर से अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। देन उसके बाद है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। कह रहे हैं कि हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। एक तो लो कॉस्ट का है और जो आयरन और मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। देन इसके बाद जो चीप लेबर भी वहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण क्या है कि जो ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। देन उसके बाद है इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील कंट्री, स्टील इन कंट्री। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आयरन और स्टील के लिए। बट कह रहे हैं कि स्टिल वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आर फुल पोटेंशियल, क्योंकि हम क्या है फुल पोटेंशियल नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब कि कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से हम अच्छा आयरन और स्टील नहीं बना पा रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके पीछे, क्या कह रहे हैं, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। क्योंकि जो आयरन और स्टील को तैयार करने के लिए जो कोल लगता है ना, जो कोयले की मात्रा लगती है वो हाई मतलब कॉस्ट पड़ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो इसलिए क्या है कि कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम आयरन या स्टील को तैयार करते हैं। तो क्या है कि इतना अच्छे से हम कोल को यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है हमें ये। दूसरा है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो लेबर वहाँ पे लगी होती है ना वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करके दे पाती है, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी काम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें लेबर लगती है। देन तीसरा है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। लगातार पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, बार बार बिजली के कट लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो ये मशीन्स वगैरह होती हैं उनको चलने में प्रॉब्लम आती है। देन इसके बाद है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ की सहूलतें होती है जहाँ पे काम करना होता है लेबर को, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता। मतलब सेकंड नंबर पर आपको बताया गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये भी क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका मेटलर्जिकल इंडस्ट्री माना जाता है इंडिया के अंदर एल्यूमिनियम को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तो लाइट वेट होता है। देन उसके बाद क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब इसको हम अदर जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ जब हम इसको यूज़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा क्या है, ये सब्सटीट्यूट भी माना जाता है। किस चीज़ का सब्सटीट्यूट है, कि स्टील, कॉपर, जिंक, लीड, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे अच्छा जो मटेरियल है, मिनरल है, वो किस चीज़ को माना जाता है, एल्यूमिनियम को माना जाता है। इसीलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत ज़्यादा यूजेबल भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम। फिर इसमें बताया गया कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सभी जगह पर क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है, मतलब एल्यूमिनियम जो है तैयार किया जाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है ये बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। हमने पीछे ये रीड भी किया है पिछले चैप्टर के अंदर, जो बॉक्साइड है उसे एल्यूमिना निकलता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम निकलता है थर्ड नंबर पर। तो जो बॉक्साइड है कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है ये, ठीक है। और विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये जो बॉक्साइड है ये, इससे हम जो है एल्यूमिनियम तैयार करते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, बॉक्साइड चाहिए होता है। देन इसके बाद आ जाता है आपको केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या बताया कि ये भी क्या है, पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब देखो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इसके अंदर केमिकल तैयार किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
पेट्रोल वगैरह यूज़ करके हम क्या है केमिकल्स वगैरह तैयार करते हैं। और किस चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है, आपको देखो सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है, इसके अंदर रबड़ तैयार की जाती है, प्लास्टिक तैयार की जाती है, डाई करने का स्टफ़ जो कलर वगैरह बनते हैं, पेंट वगैरह बनते हैं, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज नज़दीक पड़ती हैं, या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जहाँ पर है वहाँ पर क्या है केमिकल इंडस्ट्रीज आपको देखने को जो है मिल जाती हैं उसके नियर बाय। देन इसके बाद आ जाता है आपको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको बताया गया है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, नाइट्रोजीनियस का। ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया ही माना जाता है। देन इसमें बताया कि 57 फर्टिलाइज़र जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो क्या है मैन्युफैक्चर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। जो 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं वो क्या फर्टिलाइज़र को तैयार करती हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र को ये तैयार करके हमें दे रही हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है 29 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूरिया तैयार करती हैं। जो 9 है वो उसमें क्या बताया गया है, एम्यूनियम सल्फेट जो है, मतलब इस तरीके से आपको बता दिया गया कि इंडस्ट्रीज़ की संख्या कितनी है, कितनी ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं बनी हुई हैं। देन उसके बाद है एट प्रेजेंट 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर। कह रहे हैं कि जो 10 है वो तो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के अंडर है, एक यहाँ पे बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर है एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गुजरात के अंदर जो है हजीरा जो है क्या है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो क्या है एक कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही है, और जो 10 यहाँ पर बताई गई हैं वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज जो हैं वो सरकार के अंडर है। देन इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब फर्टिलाइज़र के कौन कौन सी स्टेट आ जाएंगी, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, उड़ीसा, असम, दिल्ली, गोवा एंड एमपी। नेक्स्ट आ जाता है आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज़। जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, मतलब जो सीमेंट है वो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये क्या है हैवी और बल्की रॉ मटेरियल होता है। जब ये मतलब सीमेंट तैयार किया जाता है उसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हैवी और बल्की होता है। ये तैयार होता है आपके लाइमस्टोन से, जिप्सम, सिलिका, एलुमिना से। दैन इसके बाद बताया गया जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो 1904 के अंदर चेन्नई के अंदर लगाया था। फर्स्ट सीमेंट जो इंडस्ट्री है वो चेन्नई के अंदर लगी थी। देन इसके बाद क्या है, ये जो इंडस्ट्री है अब जो है गुजरात के अंदर भी लोकेट की गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है एक्सेस है, नियर बाय जो है मार्केट पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है गुजरात के अंदर इसको सेटअप किया गया, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको बताया गया प्रोवाइड क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को, गुड्स को पहुंचाना, सर्विसेज दी जाती हैं, पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं गाड़ियों के अंदर बैठ के। तो इस तरीके से बताया कि मोर देन 15 जो है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स जो हैं बनाई जाती हैं, और अलग अलग यूजेज़ के मल्टी यूटिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा यूजेज़ होते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं उनके, जैसे ट्रक वगैरह हो गए। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारा मतलब कि उनको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद बताया गया 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाए गए हैं 9। देन उसके बाद बताया गया 14 के अंदर से 2 एंड 3 व्हीलर्स जो हैं, 2 और 3 व्हीलर्स वाले व्हीकल्स भी जो हैं बनाए जाते हैं 14 के अंदर। देन इसके बाद क्या है कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ-कहाँ पे लोकेटेड हैं ऑटोमोबाइल की, दिल्ली, पूना, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर के अंदर। देन इसके बाद आ जाता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको बताया गया कि कवर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो आईटी सेक्टर है इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर सेट्स से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर्स, रडार्स, कंप्यूटर, एवरीथिंग यहाँ पर जो क्या है बनाया जाता है। बेंगलोर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ज़्यादा बनता है। देन इसके बाद अदर सेंटर्स जो हैं पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अदर सेंटर भी हैं हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं। 30% जो वुमेंस हैं वो क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयड है, मतलब काम भी करती हैं। और क्या है कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, जिसकी वजह से क्या आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलप होता जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा है वहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और एनवायरनमेंट क्या है उससे डे बाय डे जो है ख़राब होता जा रहा है। यहाँ पर हमको 4 टाइप्स के जो है पोल्यूशन बताए गए हैं। ये आपने क्या है 6-7 क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, और ये जो है आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ से कैरी भी हो सकता है
कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये किस तरीके से एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। तो यहाँ पे पहला हमने पढ़ लेना है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। तो इस तरीके से जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, कॉज्ड बाय द हाई प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज। अब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज से गैसेज निकलती हैं, SO2 है, CO है, ठीक है, ये क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट है, मिस्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं जो क्या है हवा के अंदर मिल जाती हैं और एयर पोल्यूशन करती हैं, और वही हमारे ब्रीथिंग के थ्रू हमारे अंदर जाती हैं और हमें भी क्या है बहुत सारी बीमारियां वगैरह लग जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है एयर पोल्यूशन होता है। फिर है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के अंदर आपको बताया गया कोज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो गंदा पानी होता है, ठीक है, एंड एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो सीवरेज का होता है, ठीक है, मतलब जो भी गंदगी वगैरह होती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, उसको क्या है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहाँ पर? रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर, ठीक है। तो जिससे क्या है वहाँ पे भी केमिकल्स, डाइज, जो रंग वगैरह होते हैं, पेंट वगैरह बनते हैं, ठीक है, प्लास्टिक होगी, आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टील स्लैग्स हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है पानी के अंदर ऐसे ही बहा दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है वाटर पोल्यूशन हो जाता है। बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग पानी भी पीते हैं उनसे, तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं ऐसे में। देन फिर आ जाता है आपको थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन अब यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं इट ओकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जब गर्म पानी क्या है फैक्ट्रीज से सीधा ही थर्मल प्लांट से क्या है ड्रेन कर दिया जाता है सीधा रिवर के अंदर, पोन्ड्स के अंदर, ठीक है, बिफोर कूलिंग। उसको ठंडा नहीं किया जाता है, गर्म पानी ही साथ ही साथ फैक्ट्रीज का नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है थर्मल पोल्यूशन होता है। देन है आपको नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के अंदर आपको बता रखा है कि अनवांटेड साउंड जो है इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे अनवांटेड साउंड आती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे चलता है वहाँ से लगातार शोर आता रहता है, एंड इन रिजल्ट इन, इससे क्या होता है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो लगातार उस आवाज़ को सुनते हैं तो क्या है इरिटेशन होने लगती है, उनको एंगर, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी ईयर इम्पेयरमेंट, बहुत सारी सुनाई देने वाली ना सुनाई देने वाली, मतलब कि ईयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिससे उनको क्या है ऊंचा सुनता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके बाद है आपको लास्ट टॉपिक कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर एनवायरनमेंट के अंदर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं अगर ये मतलब डिग्रेडेशन कर रही हैं तो इसको हम मतलब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया कि हमको मिनिमाइज यूज़ ऑफ वाटर करना चाहिए, वाटर का कम से कम यूजेस करना चाहिए, ठीक है, अगर वाटर वेस्ट होता भी है तो उसको फिर से दोबारा रीयूज या फिर रिसाइकल कर लेना चाहिए। देन इसके बाद बताया कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करना चाहिए, अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, ठीक है, और ये हमने प्रीवियस जो आपका लास्ट चैप्टर था मे बी उसके अंदर भी मैंने आपको ये क्लियर किया बहुत अच्छे से। देन इसके बाद आपको आ जाता है ट्रीटिंग हॉट वाटर, जो अभी हमने पढ़ा ना इंडस्ट्रीज़ का जो हॉट वाटर है वो सीधा ही ड्रेन कर दिया जाता है रिवर्स वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है, जो हॉट वाटर होता है या फिर लिक्विड वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए रिलीज़ करने से पहले। जब रिवर के अंदर पानी को छोड़ रहे हैं या लिक्विड वेस्ट छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या है उसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। तो ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं, कह रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि जो आपकी यहाँ पे मशीन्स वगैरह के साथ हम उनको क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं। जब वो मशीन से क्या है उनकी स्क्रीनिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग और सेडिमेंटेशन करके फिर उनको हम रिलीज़ कर सकते हैं। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर बताया इन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि पानी के अंदर जो है मतलब कि ऐसे मतलब कुछ क्या कह सकते हैं जैसे वृक्ष वगैरह या कुछ ऐसे जीव जंतु छोड़ दिए जाते हैं जो पानी को खुद ब खुद साफ़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है। टर्सरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है हम बायोलॉजिकली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ट्रीज़ वगैरह या प्लांट्स ऐसे लगा देते हैं जो पानी को खुद साफ़ करते हैं, या मछलियाँ वगैरह छोड़ दी जाती हैं पॉन्ड्स वगैरह के अंदर, जिसके अंदर क्या है मतलब वो सारे तालाब की सफाई कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। केमिकल प्रोसेस भी होता है, जैसे कि केमिकल डालकर भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस बाय ह्यूमन बीइंग भी पानी को, नदियों को, बहुत सारी नदियों को साफ़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या है मतलब जो भी वेस्ट होता है उसको हम छोड़ने से पहले क्या है ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। देन इसके बाद आपको बताया गया है यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। हमको कोल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोल यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो इसकी जगह हमें ऑयल या फिर गैस को यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद है जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। साइलेंसर के साथ हमको जनरेटर को क्या करना चाहिए मतलब कि फिट कर देना चाहिए, जिससे क्या है वो शोर कम करे, नहीं तो नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे। देन इसके बाद क्या है नॉइज़ ऑब्जर्विंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल यूज़। जो भी लोग क्या है शोर वाली जगह पे काम कर रहे होते हैं
उनको पर्सनल यूज़ के अंदर लेकर आने चाहिए, ईयर प्लग्स लगाने चाहिए और क्या है ईयरफोन वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको लगातार क्या है शोर ना सुनाई दे, जिसकी वजह से उनको क्या है कोई भी सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना लग जाए या कोई और बीमारी ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम जो कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। तो यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।